अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। अभाव प्रत्यय के जो आलंबन है, आश्रय है अथवा विषय है, ऐसे वृत्ति को निद्रा कहते हैं। यहां पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि महर्षि ने सूत्र में साक्षात पूर्व पक्षों का उल्लेख नहीं किया और उसके लिए निराकरण करने के लिए कुछ प्रयत्न भी नहीं किया। मतलब पूर्व पक्ष लेकर के उसके खंडन करते हुए बोलने की शैली जो दार्शनिक सूत्रों में मिलता है, इसका यहाँ अनुकरण नहीं किया। इन्होंने केवल साधन के लिए जो चाहिए, साधक को जो उपयोगी हो और अपने साधन को आगे बढ़ाने के लिए चित्तवृत्ति निरोध करके कैवल्य तक प्राप्त करने के लिए जो जो चाहिए, उसी के ऊपर ध्यान दिया, उसी का ही संग्रह किया। वैसा बहुत सारे पूर्व पक्ष हो सकता था जिसको भाष्य आदि में दिखाया है, उसको उन्होंने सूत्र में नहीं किया, इसलिए सूत्र कम रह गए और सरल भी है। साधन की दृष्टि से हर एक सूत्र उपयोगी है। तो इसमें अभी देखिए आपका दोनों शब्द यहाँ आ गया। हम पहले कहे थे चित्त का लक्षण और वृत्ति का लक्षण कहे थे। चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, और कहे चित्त से अतिरिक्त जो कुछ होता है वो सारे चित्त की वृत्तियां है कहा। अब यहां अभाव प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। प्रत्यय शब्द यहां आ गया और वृत्ति शब्द भी आ गया, दोनों शब्द साथ साथ में दिया। इससे दोनों का भेद भी आपको जानना होगा। ये वृत्ति और प्रत्यय में क्या अंतर है, इसको सूचित करते हुए यहां प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया। और वृत्ति शब्द तो वैसा तो वृत्ति सभी वृत्ति है, मतलब प्रमाण आदि से लेकर के सारे वृत्ति है। इसमें सूत्र के नियम के अनुसार जिसको पहले कह दिया गया उसको दोबारा आवृत्ति नहीं करना चाहिए। सूत्र रचना के कुछ नियम होते हैं, उसमें है एक बार बोल दिया तो जैसे वृत्तयः पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा बोल के प्रमाण विपर्य इत्यादि करके उसका नाम ग्रहण किया, वृत्ति शब्द का प्रयोग वहां किया। तो एक एक प्रमाण के साथ, विपर्य के साथ और विकल्प के साथ, सबके साथ वृत्ति अपने आप लग जाएगी। अलग वृत्ति शब्द का प्रयोग करना आवश्यक नहीं होता है, किंतु इन्होंने यहां जानबूझ के वृत्ति शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब है यहाँ तत्ववैशार्धिकार इसको उठा करके कहते हैं, निद्रायास्तु वृत्तित्वे परीक्षकाणाम अस्ति विप्रतिपत्तिरिति वृत्तित्वम विधेयम। ये वृत्ति शब्द का इसलिए पतंजलि महर्षि ने दोबारा लिखा कि हम तो निद्रा को वृत्ति ही मानते हैं, क्योंकि उसको वृत्ति नहीं मानने वाले बहुत सारे पूर्व पक्ष हैं। उनको निराकरण करते हुए कहना चाहते हैं कि हम इसको वृत्ति ही मानते हैं, निद्रा एक प्रकार के वृत्ति ही है, ऐसा दिखाने के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किया। तो इसका मतलब वो पूर्व पक्ष का खंडन हो गया। जो वृत्ति नहीं मानने वाले जितने भी है उनका निराकरण सूचित करने के लिए वृत्ति शब्द प्रयोग किया, नहीं तो इसका आवश्यकता नहीं थी। अब आइए, ये अभाव प्रत्यय आलंबन, बात तो निद्रा की है, इसलिए सरल भी है, क्योंकि सभी निद्रा का अनुभव करते हैं। निद्रा में क्या होता है, किसी प्रकार की वृत्ति नहीं होती, यहां तक कि मैं हूं ये वृत्ति भी नहीं होती, मैं मनुष्य हूं ऐसे वृत्ति भी नहीं होती, अपने जाति धर्म कुछ भी वहां याद नहीं रहता है, आप क्या है कुछ पता नहीं, बस सो जाता है, सब कुछ वहां अभाव हो जाता है, कुछ भी वहां दिखाने, वृत्तियों का अभाव होता है। जैसे चित्तवृत्ति निरोध समाधि में होता है वैसे ही यहाँ भी वृत्तियों का अभाव होता है। तो कहते हैं वो है अभाव। तो इसलिए अभाव माने वहां कोई भाव वस्तु जानने के लिए कुछ भी नहीं है। जागृत स्वप्न के समान, इसके तुलना करके समझना पड़ेगा। जागृत स्वप्न में कुछ न कुछ विषय होता है जानने के लिए, ऐसा कोई विषय इस समय चित्त में नहीं है।
ऐसा प्रत्यय होता है। यहां प्रत्यय शब्द का अर्थ बताएंगे। ये प्रत्यय जो है वृत्ति के अंतर्गत ही आता है, ये वृत्ति के अंतर्गत आने वाला है, किंतु प्रत्यय शब्द का प्रयोग वहीं किया जाता है जहां ज्ञान को लेकर के बात होती है। किसी संबंधित ज्ञान को लेकर के जहां बात होती है वहां प्रत्यय शब्द का प्रयोग योग और सांख्य में करते हैं। अन्यत्र प्रत्ययों का अलग अलग अर्थ है। हाँ, ज्ञान के लिए, निश्चय के लिए, ये सब अलग अलग अर्थ होता है, किंतु यहां प्रत्यय वृत्तियों में, सारे वृत्तियों को मिला करके तो ये 5 प्रकार की वृत्ति हो गई। उन वृत्तियों में भी प्रमाणादि वृत्ति है। उन प्रमाणादि वृत्तियों के संबंध में भी जिस ज्ञान आदि विषय को लेकर के, मतलब किसी विषय का ज्ञान संबंधित वृत्ति को बताना होगा, उसको प्रत्यय शब्द से बोलेंगे। जैसे अभी मैं रूप को देखा, मैं रूप को देखा, ये एक वृत्ति है, इसका ज्ञान हो गया, रूप का आपका विषय रूप से ज्ञान हो गया। इसको बाद में आप स्मरण करेंगे, स्मरण करना भी होगा, किंतु अभी ये जो ज्ञान हुआ है ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में होने के कारण मैं रूप को जाना, ये जो ज्ञान है ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आता है। किंतु इस ज्ञान विषय को लेकर के यदि बात करना चाहते हैं तो वहां प्रत्यय शब्द का प्रयोग होगा। मतलब रूप प्रत्यय ऐसा कहेंगे, रस प्रत्यय ऐसा कहेंगे, और पूर्व स्मरण आदि को लेकर के यथार्थ ज्ञान को कहना होगा तो वो भी प्रत्यय शब्द का प्रयोग होगा। तो ये प्रत्यय माना ज्ञान वृत्तियों में जो ज्ञान विशेष को लेकर के कोई बात करनी होगी तब प्रत्यय होता है, नहीं तो प्रत्यय शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा। कहीं कहीं अन्य शास्त्रों में सबको मिला करके प्रयोग किया है, कहीं वृत्ति कहीं प्रत्यय ऐसा प्रयोग किया, किंतु योग सूत्र में जो जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसका कुछ अपना तात्पर्य है तत्स्थान में। अभी यहाँ प्रत्यय शब्द प्रयोग करने का ये तात्पर्य है कि आप सोच रहे हैं कि सुषुप्ति में आपको कुछ भी अनुभव नहीं होता, कुछ भी ज्ञान नहीं होता, ऐसा आप सोच रहे हैं, किंतु ये कहना चाहते हैं ऐसा नहीं है, वहां कुछ प्रत्यय होता है। वो प्रत्यय को ही बाद में आप स्मरण करके बोलते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं जाना, मेरे मन जो है निद्रा आलंबन स्थिति में था। वो कैसे कैसे प्रत्यय होता है भाष्य आगे बताएंगे। तो उसको आलंबन करके वृत्ति माननी पड़ेगी। ये क्यों है कि जब आप सुषुप्ति में जाते हैं, सुषुप्ति में स्थित रहते हैं, उस समय वहां वृत्ति का पता नहीं चलता है। सुषुप्ति के बाद ही उस वृत्ति को आप ले सकते हैं, किंतु सुषुप्ति के बाद जो स्मरण होता है वो स्मरण वहां वृत्ति नहीं होने पर नहीं हो सकता, वृत्ति होने पर ही उसका स्मरण संभव है। जैसा सुखम अहम अप्स्वाप्सम प्रसन्नम में मनः प्रज्ञा में विशारती करोति। मैं बहुत आराम से सोया, नींद बहुत बढ़िया हुई और मेरा मन आज प्रसन्न है और मेरे प्रज्ञा आज स्वच्छ है, मतलब कोई चंचलता नहीं, शांत है, तो ये कहता है। अब ये देखिए एक प्रत्यय है, क्योंकि उसका अनुभव कर रहा है, मैंने सुखपूर्वक सोया, ये सबका अनुभव है, और उसके बाद मन प्रसन्न होता है, ये भी सबका अनुभव है, और प्रज्ञा में विशारदी भूता, मेरा प्रज्ञा जो है शुद्ध है, स्वच्छ है, ये भी अनुभव है। तो ये अनुभव क्या पुरुष का है? क्या पुरुष का नहीं है। और चित्त का है क्या? चित्त का नहीं है। चित्त का यदि होता तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान में रहता, वो नहीं है। इसका मतलब पुरुष का स्वरूप में भी ये अनुभव को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुरुष स्वरूप में वो सुख स्वरूप भी रहता है, उसको लेकर के कोई प्रत्यय बनाना संभव नहीं है, वो सभी अवस्था में एक रूप में है। और चित्त का अपना स्वरूप देखे तो भी इस प्रकार के प्रत्यय वहां उत्पन्न नहीं होता। प्रत्यय के नई उत्पन्न होने की स्थिति ही उसका साक्षात स्वरूप है। ऐसे स्थिति में
यहाँ ये जो आपको अनुभव हो रहा है वहां उसी प्रकार के कोई हलचल वहां चला होगा ऐसा आपको मानना ही पड़ेगा, उसके बिना इसका स्मरण होना संभव नहीं। कैवल्य अवस्था में दोनों का भेद का ज्ञान रहता है विवेक ख्याति के द्वारा, उसमें भी इस प्रकार का स्मरण नहीं होता है। और यहाँ जो स्मरण हो रहा है सुखादि का स्मरण हो रहा है, सांख्य के प्रक्रिया से सुखादि सत्व गुण का कार्य होता है और चलम गुणवृत्तम ये इनका नियम है। गुण हमेशा चंचल ही रहता है, जहां जहां गुण है वो किसी न किसी प्रकार की क्रिया करते रहते हैं, कोई न कोई उसमें परिणाम होता ही रहता है, उसके बिना गुण नहीं रह सकते। सुषुप्ति अवस्था में भी त्रिगुण है, त्रिगुण का कार्य वहां चित्त है और चित्त में कुछ न कुछ परिणाम हुए बिना चित्त का अस्तित्व नहीं हो सकता, ये इनके प्रक्रिया है और बिल्कुल सही भी है जो, क्योंकि चित्त का कोई भी परिणाम नहीं मानेंगे तो जो सुषुप्ति में आपको अलग अलग दिन में अलग अलग जो भेद हो रहा है, जो भाष्यकार अभी दिखाएंगे, वहां कभी तमस के अधिकता से निद्रा होना यह सामान्य है, उसमें भी व्यक्ति व्यक्ति में भेद होता है और जैसे दिन भर आप कर्म किया उसके अनुसार भी निद्रा में भेद होता है, अलग अलग प्रकार की निद्रा होती है, ये बताएंगे। आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार की निद्रा के बारे में चर्चा है, किंतु विषय इतना है कि वहां से जो स्मरण आ रहा है वो स्मरण से ये अनुमान आपको करना पड़ेगा कि किसी न किसी प्रकार की वृत्ति चित्त में उदित हुई थी, जो वृत्ति से आप सोया हुआ था। ठीक है, तो ये सभी जैसा हमारे कल हम जैसा बताए थे, हाँ मोबाइल आजकल लोग यूज करते हैं तो उनको पता है? मोबाइल में यदि आप क्या बोलते हैं अलार्म लगाया है, लेकिन मोबाइल तो स्विच ऑफ है, अलार्म तो लगा रखा है? अब स्विच ऑफ रहने वाला मोबाइल भी अलार्म टाइम आने पर अलार्म बजाएंगे नहीं बजाएंगे? बजाता है। वो स्विच ऑफ है तो नहीं बजाना चाहिए ना, तो ये स्विच ऑफ का मतलब क्या हुआ? तो अलार्म बजा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर की जो घड़ी है जो है वो चल रहा है, ये तो अनुमान करना पड़ेगा ना। घड़ी चले बिना उस समय आकर के अलार्म नहीं बजा सकता, जैसे हमारी ये घड़ी होती है उसमें उसी समय आने पर अलार्म बजता है। तो अलार्म का प्रोग्राम में आपने रखा है, वो प्रोग्राम में कुछ हलचल चल रहा है तब जाकर के स्विच ऑफ रहता हुआ भी वो काम करता है। ये दृष्टांत तो आजकल सबके पास है। पहले जमाने में एक कोई भी बड़े आदमी होते हैं, कोई भी होता है, उसके पास एक पेन होता था, सबके हाथ में एक पेन रहता है। वो पेन कितना बढ़िया होता है, वो अपना मतलब महिमा दिखाने के लिए बढ़िया बढ़िया पेन रखते थे और वो दिखाने के लिए थोड़ा कॉलर के बाहर ऐसे ही लड़का के रखना पहले जमाने में बहुत ये मानते थे। आजकल किसी के जेब में आपको पेन दिखाई नहीं पड़ेगा, पेन नहीं रखता। वो उसी जगह पे सबके पास में क्या है? मोबाइल है। ये मोबाइल में क्या है? वो अलग अलग प्रकार के मोबाइल, जैसा हमको याद आता है पुराने जमाने में सब लोग, कई लोगों को काम ही नहीं है पेन रखने का, फिर भी बाहर जाते समय एक पेन उठा करके ऐसे रख देते, वो देखना अच्छा रहता है, वो शर्ट में रख। इसी प्रकार मोबाइल रखते, संत लोग भी रख रहे हैं, सभी रख रहे हैं, तो वो भी अलग अलग प्रकार के रखते हैं तो चमकदार दिखता है। तो इसलिए मोबाइल का दृष्टांत ये आप देखिए, इसमें कैसा हो रहा है? स्विच ऑफ तो एक तरफ कह रहा है और दूसरे तरफ वो अलार्म भी बजा रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार आप सुषुप्ति को समझ सकते हैं। सुषुप्ति में सारे जो कर्मेंद्रिय है वो भी बंद हो गई है और ज्ञानेंद्रिय है वो भी काम नहीं कर रहे हैं और मन के जो वृत्तियां जो व्यवहार में चलते हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं, तब भी वो पूरा काम करना बंद नहीं किया। और इसको आजकल के साइंस ने भी प्रूव कर दिया है। पूरी तरह दिमाग काम करना बंद नहीं करते हैं जब तक आपकी मृत्यु नहीं होता। आप बेहोशी अवस्था में जाओ, सुषुप्ति अवस्था में जाओ, किसी भी अवस्था में जाओ, उसमें दिमाग का काम चलता ही रहता है। ये उन्होंने पक्का प्रूफ कर दिया। इसीलिए पतंजलि महर्षि का जो खोज है इतने सालों पहले बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका वृत्ति का अर्थ क्या है? चित्त में किसी भी प्रकार का हलचल होना। और जो लोग बिल्कुल वहां कुछ भी नहीं मानते हैं उनको तो पूरा साइंस के साथ विरोध करना पड़ेगा।
और ये तो प्रूफ है और अपना अनुभव भी है, कुछ ना कुछ वहां हलचल होता है, उस हलचल को ही वो वृत्ति कह रहे। अब वहां जानने का विषय का अलग अलग नहीं होने से उस समय ज्ञान नहीं होता, ये बात अलग है। और वहां विश्राम करने की स्थिति में होता है मन, तब विश्राम करता है। वो भी आजकल के जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जानने वाला जानता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में भी उसका विश्राम करने का भी रहता है। हाँ, वो कभी कभी स्लीपिंग मोड में, क्या बोलते हैं उसको, उसमें चला जाता है, वो विश्राम करता है। तो यहाँ बिल्कुल आप देखिए कि क्या हो रहा है, वो कुछ बदलाव कर रहा है। मन के पहले जो प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव हो रहा है, इतनी मात्र हो रहा है। इसके विषय में थोड़ा विवाद होने से हम इसमें कुछ आपको साइंस के बारे में, जो साइंस में कहते हैं, इसके बारे में बोलते हैं। ये भी आगे के लिए काम आएगा, जो ध्यान आदि प्रक्रिया। पहले चरक संहिता में 7 प्रकार के निद्रा के बारे में बताया। एक है तमोभवा, दूसरा है श्लेष समुद्भवा, तीसरा है मनश्रम संभवा, चतुर्थ है शरीर श्रम संभवा, पांचवा है आगंतुकी। आगंतुकी का मतलब नशा आदि से होता है, जैसा तंबाकू आदि जो नशा आदि करते हैं, वो ज्यादा होने पर नींद जी आ जाती है। आगंतुकी, आगंतुकी माने आई हुई, बाह्य कोई निमित्त से आई हुई। और षष्ठ है, 6 है व्याधि अनुवर्तिनी, व्याधि अनुवर्तिनी। और 7वें है रात्रि स्वभावचा। ये 7 प्रकार की निद्राएं हैं। इसमें ये जो रात्रि स्वभावजा निद्रा है, यही सामान्य निद्रा है। मतलब सभी को, जो स्वस्थ व्यक्ति को होने वाले सामान्य निद्रा है, सभी प्राणी जात को ये होता है। और बाकी सभी निद्राएं कुछ विशेष स्थिति में होने वाली है। तमस के अधिकता के कारण होने वाली तमोभवा है, जिसमें कभी कभी दिन में बैठे बैठे आपको नींद आ जाती है, इत्यादि होता है। और कफ बढ़ने पर होता है श्लेष समुद्भवा, शरीर में कफ बढ़ गया, शरीर भारी दिखता है, नींद आ जाती है, स्वस्थ नहीं होता। तो मन का बहुत श्रम हो गया, बहुत परिश्रम किया मन ने दिन भर, तो थकान से होता है। और शरीर का बहुत परिश्रम हो गया, उससे भी नींद आती है, सभी जानते हैं। और आगंतुकी है, नशा आदि करने पर निद्रा आ जाती है। जो चरस आदि पीते हैं या शराब पीते हैं, ऐसी स्थिति में निद्रा आती है। और व्याधि रहने पर, बुखार आदि रोग रहा तो भी निद्रा आती है। ये सब अस्वाभाविक निद्राएं हैं। और अंतिम में जो कहा रात्रि स्वभावजा, ये सबके लिए है। और निद्रा की भी बहुत उपयोगिता है। और ये निद्रा को आलंबन बना करके आप समाधि का अभ्यास कर सकते हैं, ये भी आगे बताएंगे। स्वप्न निद्रा आलंबनम वा, ऐसे सूत्र ही स्वयं आएंगे कि स्वप्न को, निद्रा को जो आप त्यागना चाहते हैं, इसको भी आपके साधन में उपयोगिता बताएंगे। इसका भी बहुत उपयोगिता है। जो उसको कैसा ध्यान में लगाना है, ये उस समय बताएंगे। अभी देखिए, यहाँ निद्रा के स्थिति में वृत्तियां होती है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे दिमाग के काम कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा जो आजकल के विज्ञान के संबंध में कुछ करते हैं। हमारे दिमाग देखिए हमेशा कुछ तरंगों को उत्पन्न करते रहते हैं। जैसे बिजली में होता है, बिजली के तरंगे होते हैं, वैसे दिमाग में भी कुछ बिजली के तरंग होते हैं, जिसको EEG आदि जो मशीन है उसके द्वारा नापा जाता है। तो दिमाग में कुछ तरंगे चल रहा है। और उसको नाप करके उन्होंने पता लगाया कि एक सामान्य व्यक्ति में 30 से 40 माइक्रोवोल्ट एनर्जी पैदा होते रहते, ऐसा उन्होंने नाप के बताया। 30 से 40 ये सामान्य व्यक्ति की स्थिति है, जिसका शरीर स्वस्थ है, सामान्य व्यवहार चलता है। और विशेष व्यक्ति का ये जो माइक्रोवोल्ट की गति 100 तक जा सकती है।
इससे शरीर में अधिक गर्माइश पैदा होंगे और दिमाग कुछ विशेष स्थिति में काम करेगा। जो योगी लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, उनका होता है। अब तो योगी लोग साधकों को लेकर आएगा, खोपड़ी थोड़ा गर्म रहता है, गर्म रहता है ना साधकों का। ये कारण है कि सामान्य से अधिक उनमें ये प्रतिक्रिया होती है। ये तो सभी स्वीकार करते हैं। और आप दूसरी एक मतलब सामान्य एक उदाहरण देखिए कि बिजली जो करंट है, हमारे विद्युत शक्ति है, ये किस किस से पार होती है। अभी ये लकड़ी आदि से वो पार नहीं होती है, पत्थर से पार नहीं होती है। और सूखी हुई कोई पत्ता आदि है, इसी में से पेड़ आदि है, उसमें से भी पार नहीं होती। वो किससे पार होती है? जिसमें किसी भी प्रकार का कुछ विशेष स्थिति हो, जिसमें ऐसे परिवर्तन होने के कुछ विशेष धातु परिवर्तन की शक्ति हो, जैसे तांबा आदि है, उससे पार होती है बिजली। और पेड़ यदि कच्चा पेड़ है, तब उससे बिजली पार होती है। आपको शौक लगेगा। अभी आप अपने शरीर को देखिए, ये शरीर जब जिंदा है तब इसमें बिजली पार होती है। इसका मतलब बिजली के तरंग को चलाने की कुछ क्षमता शरीर में है, जो सूखी हुई लकड़ी आदि में नहीं है। ये तो सामान्य बुद्धि से हम स्कूल आदि में पढ़ते हैं, मालूम पड़ता है। वो क्या है जिससे बिजली पार होती है, उसमें बिजली पार कराने के स्वभाव पहले से रहना चाहिए, तभी वो बिजली पार होती है। हमारे शरीर में निरंतर बिजली पार हो रहा है, निरंतर बिजली से ही काम चल रहा है, एनर्जी इसमें है, जो बाह्य एनर्जी के तुलना में बहुत कम है, इसलिए इसको माइक्रो वोल्टाइज नाम देते हो, बहुत कम है। और बिजली से चीजों को गर्म करते हैं, जैसे यंत्र आदि, जो यंत्र बिजली से चलती है उससे गर्माइश पैदा होती है। तो बिजली का एक स्वभाव है गर्म करना। तो शरीर में भी जो गर्माइश है, इसके पीछे आप खोज करेंगे तो इसका भी कारण ये जो तरंग रूप से बिजली चल रही है, यही होता है, और कोई चीज नहीं। अभी उन्होंने पता लगाया, यही इसका कारण है, शरीर में गर्माइश होती है। और उसको बैलेंस करने के लिए शरीर में भगवान ने ऐसे तत्व रखा है कि इससे अधिक इसमें पैदा ना हो और इससे कम पैदा ना हो। इतना बढ़िया इंजीनियरिंग किया है उन्होंने कि बिल्कुल हिसाब से पैदा होता रहेगा। यदि आवश्यकता पड़ने पर, किसी रोग आदि आने पर, वो रोग अणुओं को बाहर दिखाने के लिए ज्यादा बिजली पैदा करेंगे, तब तो बाहर करेंगे। तो अब देखिए दोनों में कितनी समानता है, पूरा इधर है। अभी ये बिजली का पैदा करने का यंत्र कहाँ लगा हुआ है? जनरेटर। जो जनरेटर होता है वो दिमाग से लगा हो, दिमाग और हार्ट से उसका संबंध है। और उसका देखने पर भी आपको लगेगा जैसा पानी से वो उसको घुमाता है, वो उसका जनरेटर को घुमाने पर उसमें बिजली पैदा होता है। तो ये पानी को घुमाने वाला कौन है? वो है हार्ट। हार्ट में खून आता रहता है, वो खून से उसमें कुछ घुमाता रहता है, ये घुमाते हुए बिजली में तरंग पैदा करते। ये तरंग आप सोते वक्त भी रहता है, जागते वक्त भी रहता है, जब तक आप जन्म लेते हैं मरने तक को रहता है। और ये तरंगों की स्थिति आपके व्यवहार के अनुकूल बदलता रहता है। ये सिस्टम अभी किसी में नहीं है। अभी कुछ लोग तो उसी के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं कि जैसे आवश्यकता अनुसार बिजली का अपने आप कंट्रोल कर सके। अभी कुछ तो आ गया, जैसा हमारे ये इन्वर्टर वगैरह होता है, उसमें भी कुछ कुछ उन्होंने दिखाया है, उसकी मात्रा दिखाता है इत्यादि हो। अब यहाँ आप जब सुषुप्ति अवस्था में जाएंगे, वहां जो तरंगें पैदा होती है वो सबसे कम है। ये ऐसा उन्होंने मापा है। डीप स्लीप में जब आप जाते हैं, तरंगे तो जरूर पैदा होता है, वो स्वीकार करते। तरंगे पैदा नहीं होंगे तो आदमी मर जाएगा, वो वापस आएगा ही नहीं। तरंगे पैदा होते हैं, इन तरंगों को ही हम मृत्यु कह रहे हैं। अभी उन्होंने देखे कितने समय पहले, उन्होंने कैसे पता चला, वो बिल्कुल जो सही है। और उसका माप ऐसा बता रहे, इसका क्या बेटा, अल्फा, तेफा, डेल्टा, ये सब नाम देते हैं वो। आज उसमें ये लिखा है कि एक बार जो दिमाग के काम में एक चक्कर पूरा जो बिजली का होता है, उसको उन्होंने साइकिल पर सेकंड कहा, जिसको CPS कहते हैं, साइकिल पर
सेकंड, वो इतने सूक्ष्म नाप है, वो कैसे उसमें चलता है। उसमें सामान्य व्यक्ति के लिए, जो स्वस्थ है, सामान्य व्यक्ति है, जवान है, उसका जो है दिमाग में जागृत अवस्था में, अब अवस्था को देकर के जो कि भेद मालूम हो जाएगा तो आपको बाद में ध्यान में जब हम बताएंगे तो वो उसमें मिल जाएगी, इसलिए हम इसको बता रहे हैं समय लेके कि सामान्य जो व्यक्ति होता है उसका जो साइकिल पर सेकंड होता है 13 से 38 तक होता है। 13 से 38 तक उसके साइकिल पर सेकंड का वो तरंगों की गति होती है जागृत अवस्था में। जब जागते हुए आप काम कर रहे हैं उस अवस्था में उनको नापा गया है। उसके बाद वहां से आप नीचे आइए, अब 13 से 38 तक तो मैक्सिमम है। जो सबसे सुस्त व्यक्ति है और बहुत तेज काम करने वाला है उसके तरंगे इतनी फास्ट जाती है, वो 38 तक जा सकती है, ज्यादा मात्रा उसमें होता है। और जितना ज्यादा मात्रा होता है आपके शरीर उस हिसाब से गर्म होता है और उसमें ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ता है। ये सब बाकी प्रोसेस है। दूसरा इसको कहते हैं बेटा और उसके कहते हैं अल्फा। अल्फा का मतलब है रिलैक्सेशन। जो आप ध्यान करते हैं उस समय क्या होता है, मैक्सिमम होता है 13। जो आप जागृत अवस्था के शुरू में था 13 से आगे शुरू किया था, अभी इसमें सबसे ज्यादा 13 होता है और सबसे कम 7.5 होता है, 7.5। तो 7.5 से शुरू होकर के 13 पॉइंट तक इसका सीपीएस चलता है। उस समय आप ध्यान कर रहे होते हैं। इसमें जैसा जैसा उसके तरंगों के गति को आप रेगुलेट करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, वैसा आपके ध्यान में एकाग्रता का फीलिंग अलग होता है और दिमाग को आराम मिलेगा। तो ये कॉन्टेम्पलेशन की स्थिति में, ध्यान की स्थिति में और रिलैक्सेशन की स्थिति में दोनों इतनी मात्रा होता है, ऐसा कहते हैं। हाँ। उसके बाद है जो गहरा विचार करता है, माने अभी जिसके लिए हमारी जरूरत है कि हम अभी ये 7.5 के जो नीचे के न्यूनतम स्थिति है उससे भी नीचे जाएंगे। अभी ये संप्रज्ञात में, असंप्रज्ञात में जो कुछ बोलने जा रहे हैं वो उसके भी नीचे है, मतलब कॉन्टेम्पलेशन की स्थिति से भी नीचे है। कॉन्टेम्पलेशन में सामान्य ध्यान, जो रिलैक्स होकर के आप बैठते हैं वही सामान्य ध्यान। उससे नीचे में 3.5 तक जाता है इसके जो तरंगे, मतलब इतने आप एक वस्तु में केंद्रित करके पूरे शक्ति को उसी में लगा रहे हैं और उसके जो तरंग उत्पन्न करने के वेग कम होते होते 3.5 तक जाते हैं। इसको उन्होंने गहरी विचार आदि के लिए कहा। गहरा कोई बहुत डीप आप विचार करते हैं और एकदम स्थिति में है, ऐसे स्थिति में ये होता है। यहाँ 3.5 से 7.5 तक जाए तो ये भी, इसमें भी तरंग है। अब वो आपको बताएंगे बाद में, एकाग्रता परिणाम आएगा, निरोध परिणाम आएगा, सब जगह इसकी जरूरत है। क्योंकि पतंजलि महर्षि तो समाधि में भी चित्त का परिणाम ही मानते, तो जो बिल्कुल सही है, इसके साथ बैठता है। क्योंकि समाधि करते समय वृत्ति तो नहीं है। आप बोल रहे वृत्ति नहीं है तो आपको क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन गुणों का परिणाम वहां चल ही रहा है। वो निरोध परिणाम वहां होता ही रहता है, ये मानते। तो ये हम तो ये समझ में आता है इसके साथ इसके संबंध है, कुछ ना कुछ तरंग उठते हैं, लेकिन इतने कम मात्रा में है कि उसको आप ही नहीं समझ पाते। हाँ, इनका नाम है तेल्टा, THETA। हाँ, थेटा। हाँ, उसके बाद में आता है ये डीप स्लीप। ये जो है डीप स्लीप में ये 3.5 जो बताया उससे भी एकदम नीचे जाता है, वो है 0.5 तक जाता है। तो 0.5 में जो रहेगा 5 पॉइंट्स तो वहां वृत्ति है, वो तरंगे उठती है और उसको भी उन्होंने नापा। वो बोलते हैं कि इतने डीप स्लीप में जाने वाले व्यक्ति भी बहुत सूक्ष्म के अति सूक्ष्म स्वप्न को देखते रहते हैं, क्योंकि ये तरंगों को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ वहां एक्टिविटीज चाहिए। वो एक्टिविटी उस जैसा जिसको हम स्वप्न कहते हैं
वो स्वप्न के अति सूक्ष्म है। इसलिए हमारे संस्कृत में स्वप्न और सुषुप्ति दोनों को मिलाकर के शुभ धातु का ही प्रयोग होता है। स्वप्न और सुषुप्ति दोनों शुभ धातु से बना है, और सुप्तः बोलेंगे तो दोनों मिलकर के होता है, और सुषुप्ति बोलेंगे तो वो डीप स्लीप होता है, और स्वप्न हो तो उसको स्वप्न की अवस्था बोलते हैं। किंतु धातु उसमें एक ही प्रयोग हुआ है, मतलब ये दोनों एक ही है। कुछ समय आप काम करते, कुछ समय काम नहीं करते, इसलिए इसके बारे में बहुत विस्तार करने का है। तो आगे जैसा छुट्टी का समय आएगा, जैसा भी आएगा, संदर्भ आएगा, तो इसमें किसी का विचार चाहिए तो तब हम उसको विस्तार करेंगे वहां। तो इसको बोलते हैं DELTA, डेल्टा बोलते हैं। नहीं, सबसे पहले वाला था BETA, बेटा। नहीं, अल्फा सेकंड वाला। हाँ, ALFH। अच्छा, ओके, वो उसको बाद में करेक्ट कर देना। तो इसमें ये तरंग को इन्होंने वृत्ति माना, और ये वृत्ति कभी भी किसी भी स्थिति में जीवित व्यक्ति का अभाव नहीं होता है, वृत्ति तो हमेशा ही बने रहेगा। ये योग का सिद्धांत है, इसको लेकर के चलना है। मतलब पूरा बंद हो जाता ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको मन चित्त को हमेशा वो बनाए रखते हैं, चित्त का अभाव इसको नहीं करते। इसके वृत्ति का समाप्त होना मतलब आदमी का पूरे अस्तित्व समाप्त हो, मतलब आदमी मर जाता है, उसकी वृत्ति का संबंध विच्छेद हो गया। इसलिए जी हाँ आएंगे, वो भी निरोध परिणाम है। हाँ, दोनों परिणाम निरोध परिणाम है। तो इसको लेकर के यहाँ भाष्यकार केवल इतना भेद किया कि ये त्रिगुण वहां रहने के कारण चित्त में 3 प्रकार के जो निद्राएं होती है, निद्रावृत्ति 3 प्रकार की होती है। वो सत्व प्रधान भी होती है, तम प्रधान भी होता है, और रज प्रधान भी होता है। वो व्यक्ति के उस दिन के व्यवहार के समान होता है। इसके बारे में भी हम बाद में लंबे चर्चा करेंगे। इसमें आपको इसको ठीक से यदि जानेंगे तो आपकी जो निद्रा हो रहे हैं उस निद्रा के द्वारा बहुत कुछ कर सकता है अपने लिए। ये साधन में ये निद्रा ऐसी स्थिति है कि आपको अपने मन के गहराई तक, जैसा अभी बोला, मन के सूक्ष्मतम परिणाम तक जाने के लिए मदद करती है। इसलिए निद्रा का एनालाइज करना हमारे लिए उपयोगी होगा। वो किस प्रकार किया जाए, पहले निद्रा का नियंत्रण करना पड़ेगा, वहां से शुरू होता है। निद्रा का नियंत्रण कैसे करें, और उसमें सात्विक निद्रा के विचार कैसा हो, राजसिक कैसा हो, इत्यादि के बारे में हम विचार करेंगे बाद में। ये जैसे साधन के उपयोगी के बारे में इन वृत्तियों को लेकर विचार करते समय करेंगे। तो ये 3 प्रकार के निद्रा को यहाँ 10वें सूत्र में, सूत्र भाष्य में बताया। अभी वृत्तियों में अंतिम आता है स्मृति। अब देखिए, निद्रा से तो एक प्रकार से स्थूल रूप है स्मृति, है? तो स्मृति को पहले देना चाहिए था। जैसे प्रमाण को दिया, विपर्य को दिया, विकल्प को दिया, उसके बाद स्मृति को देना चाहिए था, क्योंकि क्रम में ये स्मृति स्थूल दिखती है, और प्रमाण से भी स्मृति होती है, और विपर्य से भी स्मृति होती है, और विकल्प से भी स्मृति होती है। तो ये होने के कारण उसको वहां रखना चाहिए था, किंतु उन्होंने अंतिम में रखा। अंतिम में इसलिए रखा, यद्यपि निद्रा तो चित्त के वृत्ति के सूक्ष्मतम स्थिति है, उसमें बहुत कम परिणाम होता है, ये बात सही है, किंतु फिर भी वहां उसकी भी स्मृति होती है। ये चारों की स्मृति होती है, इसलिए उन्होंने स्मृति को बाद में रखा। ये निद्रा में जो अनुभव आपको हो रहा है उसको यदि आप सही मान रहे हैं तो उसके स्मृति को भी सही मानना ही पड़ेगा। खाली हमको अनुभव हुआ और कुछ हुआ और कुछ स्मरण हो गया, ऐसा बोलने पर कोई नहीं चलता है, व्यवहार में नहीं चलता। तो जो आपने सुखपूर्वक सोया, ये जो अनुभव हुआ ये सही ही है, ये गलत तो नहीं हो सकता है। इसमें उपोद्बलक रूप से हेतु ये स्मृति का लक्षण आ जाएगा, इसलिए उन्होंने स्मृति को अंतिम में दिया।
अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति। क्या कहते हैं स्मृति क्या है? अनुभूत विषय असंप्रमोष, अनुभूत विषयाणाम असंप्रमोष स्मृति। स्मृति का लक्षण है ये स्मृति कभी भी स्मृति आती है तो अनुभूत विषयों को लेकर के ही आती है। जो आपने अनुभव नहीं किया उसको लेकर के कभी स्मरण नहीं हो सकता। तो आप पूछेंगे बहुत सारे ऐसा स्मरण होता है जिसका हमको अभी पता ही नहीं, ऐसे बैठे बैठे बहुत सोच लेते हैं। किंतु यदि आपके मन में कोई भी स्मरण आता है तो समझ लो आपने कभी न कभी इसका अनुभव किसी न किसी प्रकार से किया है। अब इसमें जो जो स्मरण आपको होता है तब सभी स्मरण स्पष्ट रूप से हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे स्मृतियां मिश्रित होकर के आती है, बहुत सारे अनुभवों को मिला जुला करके एक अलग प्रकार के अनुभव को प्रकट करते थे। उसको देकर के आप बोलेंगे ऐसा तो मैंने अनुभव नहीं किया। कभी ऐसा स्वप्न आता है वो शरीर तो हाथी का जैसा है लेकिन चेहरा तो आदमी का जैसा है? तो उल्टा उल्टा आता है। आप ट्रेन में बैठ के यात्रा कर रहे हैं, स्वप्न शुरू होता है लेकिन उतरते वक्त पानी से उतर रहा है, ऐसा स्वप्न आता है, दूसरा आता है। तो इसका कोई संबंध नहीं होता। इस प्रकार स्मरण में मिश्रण होके आने के कारण आप इसका मूल पता नहीं लगा पाते। जो स्मरण पूर्वापर संबंध से देश काल वस्तु को लेकर के सही सही ज्ञान आपको देता है उसको आप सही स्मरण करते हैं, इसको आप स्मरण मानते हैं। किंतु देश काल वस्तु को बदल दिया और मिश्रण कर दिया तो आप उस स्मरण को स्मरण नहीं मानते, आप बोलते हैं विस्मृति हो गई। तो ये स्मरण भी ऐसा है, कभी नष्ट नहीं होते। जो आपने किया वो रहता ही है। कल हमने बोला था डिलीट करने पर भी वो रहता है, ऐसे स्थिति में रहता है। अब देखिए, जो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा से जो अनुभव आपको होता है उनका पुनः प्रवृत्ति होना ये स्मृति है, ये भी एक वृत्ति है। वो चारों एक अवस्था में होता है, उसको पुनः उसके बारे में स्मरण करते हैं। आप 3 दिन पहले मेरी बहुत बढ़िया नींद थी, आज 2 दिन से मेरा नींद खराब है, लोग बोलता है। 3 दिन पहले तक जो नींद की जो स्थिति थी उसको आप स्मरण कर रहे हैं, और प्रमाण आदि का स्मरण तो होता है, सब प्रसिद्ध है। तो अर्थ ये है कि अनुभूत का ही स्मरण होता है। इसीलिए ये स्मृति के आधार लेकर के आपके दिमाग जो तैयार हुआ इस स्मरण के माने इस समय ये जो आपकी अवस्था है इसके लिए जो प्राप्त हुआ है, इसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। वो क्या क्या भरता है और उनको कैसे खोज निकालना है और स्मृति को स्पष्ट कैसे करना है, स्मृति में जो मिश्रण होता है इसको कैसे हटाया जा सकता है, इसके सब उपाय आगे आपको आएगा। तो योग में ये कहता है कि यदि आपने स्मरण को ठीक ठीक जान लिया तो वो आपको पूरे पूर्व जन्मादि का ज्ञान लाके दे देगा। पूर्व जन्मादि का ज्ञान अभी भी आपको है, आप जो जो काम कर रहे हैं उसमें जानकार लोग उसके पूर्व जन्म का संस्कार का संबंध जोड़ता है। वो ये स्वयं आपको भी होगा यदि आपके स्मरण सीधा वस्तु पर पहुंचे, उसका आप एनालाइज कर सकें, वो क्या क्या है, कहां कहां है, कितने से कहां कहां, कौन सा देश, कौन सा काल, ये सब देखना पड़ेगा। तो ऐसा करके आप कर सकते हैं तो आपको स्मरण हो जाए। ये कोई सिद्धि नहीं है, ये केवल आप मन को उस प्रकार से तैयार कर रहे हैं, मन को ऐसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसे अभ्यास कर रहे हैं कि आप सही चीज को सही ढंग से पकड़ो। जैसे आप सूत्र स्मरण करते हैं, सूत्र 1 2 3 4 ऐसे क्रम से स्मरण करते हैं। यदि क्रम से स्मरण आ गया तो आप बोलते हैं हमारी स्मरण शक्ति ठीक है। किंतु पहले वाला सूत्र बाद में आ गया, बीच वाला सूत्र पहले आ गया, ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा हो गया तो क्या कहते हैं,
स्मरण शक्ति ठीक नहीं है। ऐसा होते होते ऊपर नीचे हो जाएगा। फिर सूत्र ऊपर नीचे होने के साथ साथ सूत्र का शब्द भी आगे पीछे होता है, फिर खिचड़ी हो जाता है, मिश्रण होता है। ये क्यों होता है ये बताएंगे। क्योंकि आपके मन की कुछ चंचलता वहां काम करती है। ये चंचलता अन्य विषयों के साथ जैसा संबंध करके लाता है उसके साथ वो मिश्रण करता है, तभी आप अपने अनुभव को पहचान नहीं पाते। किंतु ये सभी दर्शनकारों ने यह स्वीकार किया है, स्मृति पूर्व अनुभूत से ही होती है। इसलिए नैयायिक आदि संस्कार मात्रम ज्ञानम स्मृति ही कहते हैं। संस्कार मात्र ज्ञान को स्मृति कहते हैं। जो संस्कार मात्र शेष जिसमें रहता है उसका होता है। वो संस्कार कैसे होता है? पूर्व अनुभव से होता है। जो यथार्थ अनुभव का संस्कार हुआ तो यथार्थ होगा, और अयथार्थ अनुभव का संस्कार हुआ तो अयथार्थ होगा। स्मरण तो दोनों का होगा। इसलिए ये चार में जो बताया गया, चारों का भी स्मरण होता है। इसलिए कहा अनुभूत विषय, जितने भी अनुभूत विषय है वो विषय है, वहां होने के कारण कुछ न कुछ विषय का वहां दर्शन होता है। असंप्रमोष, मोक्ष का अर्थ होता है त्याग। मुष धातु से बनता है मोक्ष, और संप्रमोष और असंप्रमोष बोला। किसी भी प्रकार से त्याग नहीं करता, मतलब थोड़ा भी त्याग नहीं करता, ये बोलना चाहते। यदि स्मृति वो आती है तो वो पूर्व अनुभूत विषय को लेकर के ही आती है। मिश्रण करने वाली बात अलग है, किंतु मिश्रण करते समय भी किसी भी चीज को त्यागती नहीं है। वो जो स्मृति आती है, स्मृति पूर्व अनुभूत से ही आती है। और स्मृति धीरे धीरे पीछे जब चले जाता है तब आप उसको छोड़ते हैं। उसके साथ ये बताता है, इनके प्रक्रिया वो बताएंगे। वो तो धीरे धीरे वो यदि उसका रिपीट नहीं होगा तो रिपीट नहीं होने के कारण वो अव्यक्त में चला जा सकती है, फिर संस्कार में जाएगी। वो व्यक्त अवस्था में नहीं जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा हो सकता है। किंतु यदि स्मृति आ गई, यदि स्वप्न आ गया, तो आप समझना चाहिए ये पूर्व स्मरण से ही होता है। इसलिए स्वप्न एक ऐसा चीज है जो अपने आप को समझने में बहुत मददगार होता है। हमारे मन में क्या क्या संस्कार पड़ा हुआ है, क्या क्या संस्कार का आगे हमको काम लेना है और किसको हमको रोकना है, क्या है हम असली में, ये स्वप्न से ही पता चलता है। क्योंकि स्वप्न में हमारे जो कॉन्शियस माइंड है उसका कंट्रोल चले जाता है। वो सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप वो सब कुछ घूमता रहता है, सब कुछ अपने आप आता है। तो वो जो आपके अंदर होगा वही आएगा वहां। इसलिए वो आता है तो आप क्या समझना चाहिए, ये मेरे अंदर है। निराकरण करके कोई फायदा नहीं। स्वप्न आ गया तो क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। स्वप्न एक बड़ा शास्त्र है। स्वप्न को लेकर के सारे आपको भूत भविष्य और पुनर्जन्म, आगे का जन्म सारे बताते हैं लोग, स्वप्न शास्त्र को जानने वाले। क्या क्या स्वप्न देगा, एक हफ्ते तक आपके सारे स्वप्नों की परीक्षा करेंगे। उसके बाद वो बता देंगे कि आप इतने जन्म पहले ऐसे थे और ऐसे थे, ऐसा होकर के ऐसे आ गए। तो ये भी आपको बताएंगे कर्म आश्रय कैसा बनता है और कर्म सारे इकट्ठा होकर के जन्म कैसा होता है, ये बताते हैं आगे। तो जाति आयुर्भोग सूत्र में आएगा तो वहां बता देंगे। तो ये स्मृति का लक्षण दिया। तो इसलिए बोला, अभी यहाँ एक विषय भाष्यकार पूछते हैं। ये देखिए, ये भी एक ऐसे विषय है जो साइंस के साथ मिला हुआ है कि ये जो स्मरण हम करते हैं ना, स्मरण करते समय हम विषय को स्मरण करते हैं अथवा प्रत्यय को स्मरण करते हैं। मैंने पहले आपको एक ज्ञान हो गया, आपने एक सूत्र सुन लिया, अथा योगानुशासनम सूत्र सुना, बाद में ये सूत्र का आप स्मरण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सूत्र का स्मरण में क्या है, अथ योगानुशासनम, ये शब्द हमने उच्चारण किया, इस ये तो माइक के द्वारा, स्पीकर के द्वारा आपके कान में आ गया, तो आपके कान में पड़ा, तो अथ योगानुशासनम आपके दिमाग में रजिस्टर हो गया, दिमाग में आ गया। बाद में आप उसको स्मरण कर रहे हैं। तो ये स्मरण करते समय अथ योगानुशासनम, ये जो शब्द हमने कहा ये विषय है, शब्द को यहाँ विषय कहेंगे। ये शब्द को आप स्मरण करते हैं, अथवा
अथ योगानुशासनम कहते समय जो उसका ज्ञान उत्पन्न हुआ था, प्रत्यय उत्पन्न हुआ था, उसको आप स्मरण करते। भेद समझ में आया इसका? अभी अथ योगानुशासन आपने शब्द सुना, शब्द आपके कान में पड़ गए तरंग रूप से, तो आपकी उसकी विषय प्राप्ति हो गई। ये बात में स्मरण रूप से आता है, अथवा ये कान में जो तरंग पड़ता है, तरंग पड़ते समय आपको यह शब्द अथा योगानुशासनम है करके एक ज्ञान हो गया, मैं योगानुशासन शब्द को जान लिया हूं, ऐसा ज्ञान हो गया, तब वो वहां हो रखा है, रजिस्टर हो रखा है, जो ज्ञान हो गया, प्रत्यय हो गया। देखिए यहां भी प्रत्यय शब्द प्रयोग करते हैं भाष्यकार, तो प्रत्यय हो गया, ज्ञान हो गया, एक वृत्ति बन गई, तो वो प्रत्यय को स्मरण करता है। वो ज्ञान को स्मरण कर रहे हैं या वो विषय को स्मरण कर रहे हैं? तो यहां विचार करते हैं कि किसको स्मरण करना है, किसका स्मरण होता है। बोलते हैं ये जो है ना, आप विषय को स्मरण नहीं कर सकते, विषय को स्मरण नहीं कर सकते। स्मरण में विषय उपस्थित नहीं होता है। यही स्मरण और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण में अंतर है। स्मरण केवल प्रत्यय होता है, वो प्रत्यय में विषय का तदाकार होता है, किंतु विषय नहीं होता। यदि विषय होता तो क्या होना चाहिए था? जैसे आप जो है 2 दिन पहले लड्डू खाया, लड्डू का स्वाद आपको याद है ना? लड्डू खाया तो मुंह में गया, फिर अंदर गया, वो तृप्ति हो गई, सब कुछ हो गया। अभी उस लड्डू का स्मरण आ रहा है, किंतु लड्डू खाया हुआ अनुभव होता है क्या? है? नहीं होता है। उसको चबाना नहीं पड़ता है, और चबाने की बात छोड़ दीजिए, अंदर जाके हजम करने की जो बात है वो भी नहीं होता है, हजम करके जो शक्ति पैदा होनी है वो भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। किंतु आप लड्डू को जान रहे नहीं जान रहे? लड्डू का ज्ञान तो हो रहा है, प्रत्यय हो रहा है, किंतु उस प्रत्यय को लड्डू विषय से संबंध नहीं है। वो लड्डू विषय के ज्ञान काल में जो ज्ञान उदय हुआ वो ज्ञान अभी स्मृति रूप से हो रहा है। इसीलिए आपके मन में प्रत्यय आने पर वो सारे प्रत्यय विषय को प्राप्त कराएंगे, ऐसा नहीं होता है। वेदांत आदि सुन के, शास्त्र सुन करके ब्रह्म का ज्ञान प्रत्यय रूप से आपने प्राप्त कर लिया, जिसको हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं। फिर सोचता है ये अपने आप प्रकट हो जाएगा, नहीं होता है। यावत काल वो प्रत्यय है, तावत काल उस प्रत्यय में विषय को खड़ा करने की शक्ति नहीं है। उसके लिए कोई साधना अंदर चाहिए, साधन करते जाना पड़ेगा, उसको अनुभव में लाना पड़ेगा। प्रत्यय इतना करता है, दूसरे प्रत्यय से उसका भेद करता है, इतना ज्ञान करेगा। ये लड्डू का ज्ञान है, ये बता देगा यदि स्पष्ट स्मृति है तो। और इतना भी है कि उससे कुछ शरीर में विकार भी पैदा होता है। क्या होता है? लड्डू सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है, पानी आ जाता है ना, ये क्या हो गया? लड्डू खाया तो नहीं, लड्डू को देखने पर भी पानी आता है, लड्डू को मुंह में रखने पर भी मुंह में पानी आता है, कभी कभी लड्डू के बारे में सोचने पर भी पानी आता है। तीनों में पानी आने वाली बात तो एक जैसा दिख रहा है, फिर भी आप लड्डू नहीं खा रहे। ये देखिए, ये दिमाग का काम है। ये पानी मुंह में भेजना लड्डू का काम नहीं है। हम सोचते हैं लड्डू को देखने से हमारा पानी आ गया, ऐसा नहीं है। ये लड्डू को देखने पर उससे एक प्रत्यय पैदा होता है, वो प्रत्यय तुरंत दिमाग में जाता है, बोलता है इस चीज का ऐसा ज्ञान है, इसलिए अभी वो आने वाला है, तुरंत पानी भेजो, ऐसा बोलता है। वो है वो लड्डू आने वाला, उसको तो पता नहीं है ये लड्डू का अभी जो है अभी आएगा नहीं, लड्डू के बारे में सोच रहा है। किंतु वो क्या सोचता है, जैसा साक्षात लड्डू को देखते वक्त भी उन्होंने क्या सोचा था, ये लड्डू है, सोचा था ना। अब दिमाग सोचता है कि वो ये अभी भी वो लड्डू के बारे में, मतलब इसके सामने लड्डू आ गया है, इसलिए वो सोच रहा है। तब शरीर तुरंत जो है पानी भेजता है, क्योंकि लड्डू को खा के खत्म करने के लिए वो लावा की जरूरत है, उसको भेजता है, तो लावा वहां पैदा होता है। देखिए क्या उसके मतलब पूरा सिस्टम देखिए कितना बढ़िया भगवान ने बनाया। तो इतना उसका मिला हुआ है।
किंतु जब लड्डू नहीं आता है तो तब क्या हो रहा है मालूम है? ये जो प्रत्यय आया वो प्रत्यय लड्डू को खाने की इच्छा को तेज कर देता है, क्योंकि वो बोलता है देखो बाकी सब काम वहां पैदा हो गया, लड्डू खाने के लिए पानी भी आ गया, फिर वो भी अंदर चला गया, फिर बार बार भी आ रहा है, तो इसीलिए आपको लड्डू खाना ही पड़ेगा। तो फिर बाजार भागता है, तुरंत वो लड्डू को लाता है और आता है। तो इसीलिए प्रत्यय का स्मरण में जो है विषय संपर्क नहीं रहता है। विषय से आए हुए जो ग्राह्य और ग्रहण उत का आकार, ग्रहण आकार पूर्विक ग्राह्य आकार स्मृति होती है। तो इसीलिए इसी थियरी से हम आगे के सारे चीज को हम समझ पाएंगे कि पूर्व स्मृतियों में जितने भी पूर्व स्मृतियां हैं सभी में तत्तद प्रत्ययों को रखने की क्षमता है, किंतु विषयों के रखने की क्षमता नहीं है। नहीं होने से आप पूर्व जन्म में भले ही बंदर रहे हो, बंदर का जो जो काम है उसका किसी प्रकार से आपको अभी भी स्मरण है, या अभी ऐसा भी कुछ काम आप कर रहे हैं जो बंदर के जीवन में होते थे, किंतु इतने होने मात्र से आप बंदर नहीं हो पाते। बंदर के छलांग मारने की स्मरण है, आप सोचता है मैं भी यहां से छलांग मारूं, कई लोग ऐसे छलांग मारा नीचे गिर गया, तो संस्कार है वो बंदर जैसा छलांग मारना, देखने से अच्छा लगता है, देखो बंदर कितना फटाफट छलांग मार के जाता, हम भी ऐसे जाते तो बहुत अच्छा था। वो स्मरण तो ऐसा हो रहा है, वो उसके लिए आसक्ति भी हो रही है, किंतु उस हिसाब से आपके विषयता नहीं होता। ये इसमें उन्होंने सुंदर विचार किया। इसलिए अंत में कहा कि ग्राह्य ग्रहण उभयात्मिका जो मिलकर के जो स्मृति है, इसका मतलब विषय जो जो स्मृति होती है उसमें कोई ना कोई विषय होती है, उस विषय साक्षात प्रत्यक्षादि विषय से भिन्न होते हैं और वो विषय प्रत्यय रूप में होता है, और विषय के बिना कोई स्मृति नहीं होती, मतलब खाली स्मृति नहीं होता है, विषय रहता है किंतु वो ज्ञानाकार से प्रेरित रहता है। अभी ये इस थियरी से आगे आपको विभूति योग में बहुत सारे सिद्धियों के रहस्य बताएंगे। अभी देखिए आप स्मरण करते हुए चीज को खड़े नहीं कर पा रहे, चीज को उपस्थित नहीं कर पा रहे, किंतु ऐसे कुछ तरीका आपको बताएंगे जिससे कि आपको समझ में आएगा कभी कभी स्मरण करते हुए बार बार स्मरण करने से विषय का संबंध होता है, ऐसा दिखाएंगे। और इसमें आपके जो स्वप्नावस्था है, स्वप्नावस्था को एनालाइज करना बहुत उपयोगी। देखिए जब गहरी नींद में जाते हैं तो वहां कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सभी सुस्त मतलब सो जाते हैं, फिर वो काम नहीं कर रहा होता। कभी कभी ऐसे कोई स्वप्न से इनमें कुछ भेद होता है। तीन चीजें हमारे पास, मन, कर्मेंद्रिय का समूह कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का जो संस्कार आदि होता है। इसमें कभी कभी ज्ञानेंद्रिय स्वप्न अवस्था में काम करने लगते हैं किंतु कर्मेंद्रिय के साथ उसका संबंध नहीं होता है, तब उसको बीमारी कहते हैं। लोगों को जो नाइटमेयर क्या क्या बोलते हैं उसको, ये सब होता है, ये कुछ ज्ञानेंद्रियों का संपर्क से होता है। और कभी कभी जो है ज्ञानेंद्रिय तो कोई काम नहीं कर रहा है, ज्ञानेंद्रिय सो रहा है, कर्मेंद्रिय काम करने लगते हैं। इससे लोगों को स्वप्नाटन बीमारी होती है। वो स्वप्न देख रहा है मैं चल रहा हूं करके, वो चलता है किंतु उसको पूछो तो क्या होता है ये नहीं बता सकते। अब स्वप्नावस्था में है वो, किंतु उसके कुछ मानसिक मन में कुछ विक्षेप होने से या मन में कुछ कार्यक्षमता की कमी से वो पूरे रुक नहीं पाते हैं, वो शरीर से चलने लगता है और कोई कोई जाकर के क्या स्नान तक करके वापस आते हैं। ऐसा है, वो बहुत सारे दृष्टांत, स्नान करके आकर के वापस सो गया। वो उसको सुबह पूछो तो तुमने स्नान किया पता नहीं, ये कितना आश्चर्य देगी। अब स्नान करने में ठंडा पानी पड़ेगा, ये सब हो गया, तो ठंडा पानी में स्पर्शेंद्रिय है किंतु स्पर्शेंद्रिय काम नहीं कर रहा है, ज्ञानेंद्रिय पूरा काम नहीं कर रहा है, कर्मेंद्रिय मात्र काम कर रहा है। इसलिए वो तो गया, पानी निकाला, डाला, सब कुछ किया, फिर कपड़ा नहीं रहा तो पहुंचा नहीं किया होगा, जो भी है, आकर के सो गया। सुबह देखा तो पूरा बिस्तर में पानी है,
ऐसा तो प्रत्यक्ष देखा है, ऐसा हुआ है, स्वप्नावरण जिसको होता है ऐसा होता है। तो पूरे बिस्तर में पानी है, पानी कहाँ से आया भाई? अब देखा तो पूरा बाल बूल सब गीला है। अब देखा तो स्वप्न में, रात में उन्होंने स्वप्न देखा कि मैं स्नान कर रहा हूं, और वास्तव में उड़ करके जाके स्नान किया। तो ये स्वप्न में होने वाली कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए अभी क्या हो रहा है, वहां स्मृति कुछ उपस्थित कर रहे हैं, स्मृति का कभी कभी कुछ उपस्थित करने के लिए प्रेरणा भी आ रही है। इसको लेकर के कुछ कार्य बताएंगे जो बहुत मतलब आश्चर्यजनक होगा। ऐसे ऐसे कैसे खोज उन्होंने करके सब निकाला कि ये पूरे ये सुषुप्ति को लेकर के और मन को लेकर के, और मन को जैसा ये तरंगे हैं इनको लेकर के सारे आपको साइकोलॉजी कैसे कैसे काम करता है ये बताएंगे। सारे बीमारियां इसके अंतर्गत इसी से निकाला जा सकता है। तो इसलिए इसको एक आध्यात्मिक मनशास्त्र कहते हैं, ये पतंजलि योग दर्शन। इतना उन्होंने सब कुछ निकाला है, इसमें यदि खोज किया जाए तो अभी तक जितने बीमारियां मानसिक हो रही है इसका भी इलाज हो सकता है। आगे जितना हो सकती है उसका भी कारण ढूंढा जा सकेगा, उसका भी इलाज के लिए इसमें रास्ता है। इतना सारे उन्होंने खोज किया है, क्योंकि इतना डीप और कोई शास्त्र में मन के ऊपर नहीं किया। तो इसके विषय में करेंगे। अब यहाँ तक वृत्तियां हो गई है, अभी वृत्तियों का निरोध के बारे में विचार करना। हमको तो वृत्तियां जो है उसको बना के रखने के विचार तो नहीं है, इसका निरोध के लिए है। अभी निरोध हो पाए कल से प्रारंभ हो। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।